हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर क्लासेस। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ाऊंगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। क्या है इंटरेस्टिंग सा टॉपिक? भाई है ये डीएनए। अब इसके पीछे ना एक स्टोरी छोटी सी। कल मुझे एक कमेंट आया था, कोई लड़की थी जो नाम था शायद शिखा कौर। उसका मुझे कमेंट आया था कि प्लीज़ डीएनए और आरएनए की फुल वीडियो डालिए। आप लोगों ने शायद देखी भी होगी मेरी पिछली वीडियो, जो इसमें मैंने डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए शॉर्ट वीडियो डाली थी। उसी पे ये कमेंट आया था, तो ये वीडियो बेसिकली मैंने शिखा कौर के लिए बनाई है। ओके, हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट। डीएनए, इसके नाम भाई पहली बात तो डीएनए होता क्या है, हमें भी नहीं पता क्या होता है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना। डीएनए, इसके तो पिन्नी से नाम से लोगों को क्या लग रहा है, जरूर सी कोई ना कोई फुल फॉर्म होगी कि नहीं होगी। इतू सा तो नाम है, 3 शब्द का नाम है, 10% इसकी फुल फॉर्म होनी है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब डी से क्या होता है? ये डी है, इससे क्या है? डीऑक्सीराइबो। ये पूरा जो सेक्शन आता है वो डी के अंतर्गत आता है, यानी डी में आता है इतना डीऑक्सीराइबो। इसके बाद एन से न्यूक्लिक, क्या होता है? एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड। ठीक है, तो कुल मिला के पूरा क्या बन गया? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब भाई इसका नाम तो हम लोगों को याद हो गया, नोट भी कर लेना। अब इसके क्या है भाई, इसके पार्ट देखो, इसका परिवार देख लेते कितना बड़ा है भाई। देखो डीएनए का परिवार कितना है? सिर्फ 2 लोग हैं डीएनए के परिवार में। कितने लोग हैं भाई? डीएनए अकेला, उसके परिवार में 2 लोग हैं भाई। कौन कौन है? एक तो है न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा है फॉस्फेट। कौन कौन है? 2 भाई। इसके परिवार में जो 2 जन पाए जा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, वो कौन कौन से? एक तो है न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा है फॉस्फेट। ठीक है, 2 जन है इसके यहाँ, हम लोगों को पता चल गया भाई। फॉस्फेट का कोई परिवार ही नहीं है, वो सिर्फ अकेला था अपने परिवार में, कुछ दिनों बाद ये मर जाएगा, कोई है ही नहीं इसकी फैमिली। इसकी फैमिली यहीं पे खत्म हो गई फॉस्फेट की, कुछ नहीं है। लेकिन भाई न्यूक्लियोटाइड, तो जो फॉस्फेट की फैमिली थी भाई, वो फॉस्फेट तक ही रही, उसके बाद कुछ था ही नहीं उसकी फैमिली के साथ, कुछ भी है ही नहीं उसकी फैमिली। लेकिन भाई जो डीएनए की फैमिली की सदस्य था कौन? न्यूक्लियोटाइड। इस बंदे की फैमिली है। इस फैमिली में देखो डीएनए में भी 2 लोग थे, फिर एक की कुछ फैमिली है ही नहीं फॉस्फेट की, न्यूक्लियोटाइड की फैमिली है। इसकी फैमिली में कितने लोग हैं भाई? इसकी फैमिली में भाई 2 लोग। ठीक है, कौन 2 लोग हैं भाई? एक का नाम है शुगर, दूसरे का नाम है नाइट्रोजन बेस। ये इसके परिवार के 2 जन हैं, शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर को हम क्या बोलते हैं? शर्करा। क्या बोलते हैं शुगर को? हम शर्करा बोलते हैं। ठीक है, अब यहीं पे जैसे फॉस्फेट और ये समझ लो भाई भाई थे। देखो ना इसकी कोई फैमिली ना इसकी कोई फैमिली, दोनों सिंगल ही रहे लाइफ में, खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब भाई नाइट्रोजन में समझदार इंसान, इसकी भाई इसकी फैमिली में कौन कौन आ गए भाई? 2 लोग आ गए। अब 2 लोग थे कौन कौन? एक था प्यूराइंस, दूसरा है पेरिडेमी। कौन सा है? पेरिडेमी। ठीक है, अब फिर से समझाती हूँ। नाइट्रोजन बेस है ये, नाइट्रोजन बेस की फैमिली है भाई, इसमें 2 लोग हैं, एक है प्यूरिन्स, दूसरा है पेरिडेमी। कौन है? पेरिडेमी। ठीक है, अब ये दोनों बहुत समझदार थे भाई, इनकी फैमिली में भी 2 सदस्य आ गए कहीं से भी। प्यूरिन्स की फैमिली में आता है ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन। ठीक है, अब मैं गलती होगी, मैं सिर्फ पूरा नाम लिखना चाहिए था, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रही हूँ, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन। तो अब ये क्या है भाई? ये प्यूरिन्स की फैमिली के सदस्य हैं। कौन कौन? एडेनिन और ग्वानिन। किसकी फैमिली के सदस्य हैं ये प्यूरिन्स की फैमिली के सदस्य हैं। और पेरिडेमिन की भाई फैमिली में कौन कौन है? कौन कौन है भाई? टी फॉर थायमिन, टी फॉर टाइगर मत समझना, टी फॉर थायमिन है यहाँ पे, टी फॉर थायमिन। और सी फॉर क्या होता है? सी फॉर कैट भी नहीं है यहाँ पे, सी फॉर साइटोसिन। क्या है? सी फॉर साइटोसिन। अब क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा मिलते हैं। जब इन लोग को भाई मिलना होता है तो ये किसी बाइक या एरोप्लेन से नहीं जाते एक दूसरे से मिलने के लिए, दूर दूर है। इनका जो एक वाहन होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो इन दोनों को आपस में मिलाता है। ठीक है, तो अभी हमारा हो गया, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्चुअली जो प्यूरिन्स और पेरिडेमिन है ये मेरे ख्याल से 10th में नहीं है, 10th में डिटेल में नहीं है, बिकॉज जब आप 11th 12th जैसे नीट की तैयारी करेंगे तो उसमें ये आएंगे। ठीक है, जैसे कोई छोटे क्लास का है तो वो बोलेगा भाई ये तो मेरे में है ही नहीं, कहीं पे मैं कैसे इसको समझूंगा। तो
तो जरूरी नहीं है कि आप इसको पढ़ो, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं करना, आगे जाके काम ही आएगा आपके। मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। ये नाइट्रोजन बेस तक नॉर्मली है 10th क्लास में, इसके आगे 10th क्लास में रही हैं। जो पिछले साल का जो सिलेबस था उसमें ये नहीं था, इतनी चीज़ जो थी ये नहीं थी, सिर्फ नाइट्रोजन बेस तक था। लेकिन अभी जो सिलेबस आएगा या फिर जो भी हो उसमें हो सकता है, बट ये 11th 12th और नीट के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही आएगा, उसमें ये आती है सारी चीज़ें। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए समझेंगे, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर समझेंगे। ये क्या है भाई, है क्या ये रस्सी जैसे घुमा के डाल दी? बहुत सिंपल है ये, ठीक है। कुछ है इसमें, रस्सी से घुमा डालो दोनों तरफ से, बन गया डीएनए, है ना। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके जनक कौन है बताया था ना, जब मैंने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कराया था आपको और साइंस का। तो भाई महाराज के भी कोई ना कोई तो पिताजी होंगे जिन्होंने इनको देखा होगा सबसे पहले। तो इसको ना एक्चुअली हम द्विकुंडलित मॉडल भी बोल सकते हैं, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, या फिर वॉटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल, ठीक है। इसको सबसे पहले किसी ने देखा था, तो वो कौन थे? वॉटसन और क्रिक। उन दोनों ने डीएनए को सबसे पहले देखा था, उसको बताया था, मतलब जो भी पूरा डीएनए के बारे में जो भी हम लोगों को अभी तक जानकारी हुई है वो सिर्फ वॉटसन और क्रिक के द्वारा हुई है, ठीक है। तो हम एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वॉटसन एंड क्रिक ने सारी जानकारी दी है हमको और किसी ने दी नहीं है। माना जाता है सबसे पहले जो हमें जानकारी प्राप्त हुई थी वो किनके द्वारा? वॉटसन और क्रिक के द्वारा सबसे पहले हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, ठीक है। अब हमारे जो और साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने बहुत सारी जानकारी दी और अभी भी इस काम में लगे हुए हैं वो लोग, तो यही बोल सकते कि सिर्फ वॉटसन और क्रिक ने दी थी, ठीक है। और भी लोग थे, उन्होंने भी हेल्प की थी इसके में, तो ठीक है। अब वॉटसन क्रिक ने ये जो किया था ये 1953 में उन्होंने इसकी खोज की थी। किसमें? 1953, ठीक है। कौन से सन में खोज की थी भाई? 1953 में, ठीक है। ये नोट कर लेना, 1953 में किसने की थी? वॉटसन एवं क्रिक ने की थी, ठीक है। और इसी की वजह से इन लोगों को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि इनको 1962 में मिला था। 1962 में इनको 1962 में हमारी 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। कौन से सन में? 1963 में, ठीक है। क्या थी? वॉटसन एंड क्रिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। और इन लोगों को 1962 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था और कब दिया गया था? 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? वॉटसन एवं क्रिक को मिला था, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? सबसे पहले ये क्या दिया गया? 20 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे भाई? ये 20 एंगस्ट्रॉम। भाई ये क्या है? सिंपल सी बात है, जब मैंने आपको यहाँ पे साइन बना ही दिया है पूरा, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत मेन पॉइंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना और खास करके स्ट्रक्चर को जरूर बना लेना, ठीक है। 20 एंगस्ट्रॉम क्या होती है? इन दोनों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। अब ये जो रस्सी टाइप की हमें दिख रही है, ये क्या है? क्या है ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये जो एक है, अब इसी को जब ये दो बने तो बोलते हैं दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए मिलकर बना होता है। किससे? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए मिलकर बना होता है। इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो ये है भाई, दूसरी ये है, ठीक है। अब ये समझ रहे हो यहाँ पे मैंने क्या एबीसीडी लिख के रख दी भाई? एबीसीडी नहीं लिखी है ये मैंने, अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाया था। ए फॉर एडेनिन, जी फॉर गुआनिन, टी फॉर थायमिन और सी फॉर साइटोसिन। सेम है। ए फॉर क्या है यहाँ पे? एडेनिन। एडेनिन को हमेशा हम किससे जोड़ते हैं? एडेनिन जो है वो हमेशा किसी और एडेनिन का जो बेस्ट फ्रेंड है वो है थायमिन। तो वो जब भी कहीं जाएगा, उसको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो किसके यहाँ जाएगा?
एडेनिन किसके घर पे गया भाई? थाइमिन के घर पे जाएगा। और क्या बोलते हैं ना, एक रास्ते से नहीं जाएगा, दो रास्ते हैं उसके घर के, तो वो दोनों रास्तों से जाता है। एक रास्ते से जाएगा, दूसरे रास्ते से आएगा, कभी आधी रास्ते एक रास्ते से, कभी दूसरी रास्ते से। हमारी एक ट्रिक है, एडेनिन थाइमिन के घर पे दो रास्तों से जाता है, ठीक है, इसलिए हम ये दो रास्ता बनाते हैं। और इसको सेंस की लैंग्वेज में समझे तो एडेनिन थाइमिन से हमेशा डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। कैसे? डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, ठीक है। हम लोग अपनी ट्रिक याद रखो, सबसे सिंपल, बहुत जल्दी याद भी होगा इससे। अब G4 क्या था भाई? ग्वानिन। अब ग्वानिन का बेस्ट फ्रेंड कौन है भाई? साइटोसिन है कि नहीं है? अब थाइमिन के पास तो चला नहीं जाएगा वो, एडेनिन के बेस्ट फ्रेंड के पास, तो एडेनिन ढूंढ के भी रख देगा इसको, ग्वानिन को। तो ग्वानिन का बेस्ट फ्रेंड कौन है? साइटोसिन। तो भाई वो जाएगा भी उसी के घर पे, पहचान में तेरा नंबर, तो वो जाएगा साइटोसिन के पास। किसके पास जाएगा? साइटोसिन के पास भाई गया। एक्चुअली ये था कि एडेनिन से एडेनिन से थाइमिन के तो क्या था, दो रास्ते थे। यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन के पास कितने रास्ते हैं? तीन रास्ते हैं भाई, 1 2 3, तीनों रास्तों से वो जा सकता है। अब साइंस की लैंग्वेज में क्या है, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। कितने बॉन्ड द्वारा? ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, ठीक है। ये दो तो हो गए। अब ये दो अगर समझ में आए तो ये दो भी समझ में आ जाएगा। ऐसा समझने हो कि एडेनिन थाइमिन के घर पे जाएगा, भाई थाइमिन का मन नहीं हो कि तुम्हारे घर पे चले भाई एडेनिन, तो यहाँ पे सेम वही है, डबल बॉन्ड द्वारा ही जुड़ेंगे। थाइमिन एडेनिन के घर पे भी दो रास्तों से जा सकता है, यानी कि थाइमिन एडेनिन से भी डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। सबसे शर्त ये है कि एडेनिन थाइमिन के घर पे जाएगा, थाइमिन एडेनिन के घर पे जाएगा। ये नहीं है कि एडेनिन साइटोसिन के घर पे चला गया, थाइमिन ग्वानिन के घर पे चला गया, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है, यही दोनों एक दूसरे के घर पे जाएंगे, जाते आते रहेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस ये ग्वानिन और साइटोसिन वाले का है भी। ग्वानिन साइटोसिन के घर पे गया, अब क्या साइटोसिन नहीं जाएगा उसके घर पे? जाएगा ना। तो साइटोसिन भी ग्वानिन के घर पे कितने कितने रास्तों से जाएगा? तीन रास्तों से। तो एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, और वही सेम थाइमिन एडेनिन से डबल बॉन्ड द्वारा, साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा। यही सारी चीजें यहाँ पे है, सेम है, एक जगह आपने समझ लिया। अब हम लोग क्या समझते हैं, ये जो हमने लिखा है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये जो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जैसे कि यहाँ समझ, जैसे एडेनिन है, ठीक है, एडेनिन से जो ग्वानिन के घर की दूरी होगी वो कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है। यानी कि एडेनिन नाइट्रोजनी बेस में जो दूरी पाई जाती है वो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम वो दूरी होती है, ठीक है। अभी तो बड़ा सा है 34 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है? ये प्रत्येक मोड़ की जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। प्रत्येक मोड़ की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब ये जो मैंने इसमें PS लिख के रखा, ये क्या है? ये भाई कुछ नहीं है, ये फॉस्फेट शर्करा। यहाँ पे जो फॉस्फेट महाराज थे सिंगल लाइफ पर सिंगल रहे, यही जी यहाँ पे आ गई है फॉस्फेट शर्करा, ठीक है। तो ये जो पूरी ये जो लाइन बनी होती है किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फेट शर्करा से मिलकर बनी होती है, फॉस्फेट शुगर द्वारा बनी होती है, ठीक है। ये नाइट्रोजनी बेस है। एक सेकेंड, इन सबसे पहले आपको ये चीज और पढ़नी थी, नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस क्या होता है। नाइट्रोजनी बेस ये यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे। अब इनको इन दोनों को मिक्स कर लेंगे तो क्या बन जाएंगे? नाइट्रोजनी बेस। यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये चारों क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये सारे क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है, चारों हैं। अब हम आगे समझते हैं। तो डीएनए संरचना आप लोगों ने समझ ली है, ट्रिक से समझ ली अपनी। अब हम लोग इसको फुली साइंस की लैंग्वेज में समझेंगे। जो चीज मैं बताऊं सारी नोट कर लेना सभी लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रत्येक डीएनए तीन प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। किन से मिलकर बना होता है? ये जो होता है किससे बनकर मिलकर बनता है? प्रत्येक डीएनए तीन प्रमुख घटकों से मिलकर बनता है, घटकों से मिलकर बना होता है, जो कि कौन कौन से होते हैं? तीन प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। अब ये होते कौन कौन से? तो जैसे कि एक तो हमें इसकी फुल फॉर्म में मिल जाएगा, कौन सा है? डीऑक्सीराइबो, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक
राइबो शर्करा मिलती है। क्या मिलती है यहाँ से हमें? D4 क्या होता है तो मैंने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल बताया था ना हमने। तो इसी से हमें फुल फॉर्म में से एक पॉइंट मिल गया, 3 घटकों से मिलकर बनता है। जो पहला घटक है वो है अणुओं से मिलकर बनता है भाई, 3 अणुओं से मिलकर बनता है। अब वो भाई अणु मान लो, मतलब सॉरी डीएनए के जो अणु होते हैं वो 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बनते हैं। ये होते कौन से हैं? एक जो वो तो हमें इसके नाम से पता चल जाएगा। हमने भाई इसका नाम क्या बताया था आपको? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल बताई थी, ठीक है। तो इससे हमें एक यहीं से मिल गया, एन को भगा दो भाई, डी को अपने पास रखो। इसकी फुल फॉर्म डी से क्या बताते हैं? डीऑक्सी राइबो। क्या है डीऑक्सी राइबो शर्करा? अभी घर से जोड़ दो, क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो शर्करा। ये जो हो गया ये प्रथम घटक हुआ। दूसरा क्या होता है? फॉस्फेट समूह। भाई डीएनए है, उसका परिवार का भी कोई सदस्य आएगा उसके घर में, दावत हुई भाई, अगर मैं तो ऐसा तो नहीं चाचा चाची को छोड़ दो, बुलाओगे तो सबको ही ना बर्थडे पार्टी में अपनी। तो सेम बात भाई, एक तो इसने अपने घर का सदस्य ले लिया, एक डीएनए ने एक प्रमुख बना दिया अपने घर का। तीन प्रमुख घटक, इसको 3 लोग लेने हैं। कितने लोग लेने हैं? 3 लोग लेने हैं। तो इसने एक पहले ले लिया, अपने घर का ले लिया भाई, कौन? डीऑक्सी राइबो। ये इसने अपने नाम से ले लिया है। फिर इसने इसको मार दिया गोली, भाई तू हट जा, मुझे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाना है। इसने किसको बुला लिया? फॉस्फेट को, ठीक है। तो दूसरा होता है वो क्या होता है? फॉस्फेट समूह, जो कि ये है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? फॉस्फेट समूह। ये है फॉस्फेट समूह। दूसरा क्या है भाई? उसने ऐसे थोड़ी उसके घर को छोड़ देगा भाई, इस घर में से अपने जो मतलब एक घर था उसने उसमें से बड़े को बुला लिया, ठीक है। फिर अब इसका तो कोई घर था नहीं आगे, एक को बुला ले, दूसरे को बुलाना था नहीं। अब उसने भाई इन वाले घर से ले लिया, तो ये सॉरी आपको नहीं बुलाया, आपके अपने बच्चों को भेज दो किसी को। तो इसने किसको ले लिया? इनके सरकार शुगर को छोड़ के बड़े वाले को, छोटे वाले को बुलाया, खर्चा बचेगा छोटे वाले से। किसको बुला लिया? नाइट्रोजन बेस को बुलाया, ठीक है। किसको बुला लिया? नाइट्रोजन बेस, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार। ये तो हमारी ट्रिक थी। अब हम लोग अपनी साइंस की लैंग्वेज समझते हैं। तो जो डीएनए होता है वो कितने अणु से? 3। जो डीएनए के जो अणु होते हैं वो 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से वे? एक है डीऑक्सी राइबो शर्करा। क्या? डीऑक्सी राइबो शर्करा। दूसरा है फॉस्फेट समूह, और तीसरा क्या है? नाइट्रोजनी बेस, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार। तो ये 3 प्रमुख घटक होते हैं, इनसे मिलकर ही हमारा डीएनए के अणु इन्हीं 3 से मिलकर बनते हैं। तो इसके घटकों के बारे में बता दिया। अब नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये क्या है? नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षार। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। अब क्या है? डीएनए का प्रत्येक अणु, भाई जो डीएनए है उसका प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है ये सारे पॉइंट्स मैं दोबारा बता रही हूँ, याद रखना, नोट कर लेना सब लोग, ठीक है। जिनका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है, जिनका व्यास कितना होता है? लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ये है यहाँ पे। फिर आता है प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्या है भाई? प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट तथा शर्करा समूह जो होते हैं वो एकांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि लाइन से जुड़े होते हैं, ठीक है। फॉस्फेट समूह एक तरफ की शर्करा, चलो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, यानी कि ये जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। जिस चीज मैंने आपको बताई, देखो एडेनिन, थाइमिन ये सारे हैं तो क्षारी ना, तो ये दोनों जोड़ते हैं ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को कौन जोड़ता है भाई? नाइट्रोजनी बेस जोड़ते हैं, ठीक है। जिसमें एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ेगा, ठीक है। और कितने बॉन्ड से जुड़ता है? एडेनिन थाइमिन से 2 बॉन्ड द्वारा, यानी कि डबल बॉन्ड द्वारा। गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, ठीक है। ओके, अब लास्ट पॉइंट हमारा जो है, लास्ट पॉइंट है हमारा डीएनए अणु में। जो डीएनए अणु होता है हमारा, उसमें क्या होता है? 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है।
यानी कि प्रत्येक मोड़ की लंबाई भाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। दोबारा रिवाइज हो गया पूरा, ठीक है। ये था हमारा क्या? डीएनए। ओके, दोबारा मैंने सबको समझा दिया है। अब हम लोग आगे देखेंगे के कार्य। डीएनए के कार्य होते हैं आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। ये किसका कार्य है? डीएनए का, ठीक है। और है आरएनए का निर्माण करना। डीएनए ही आरएनए का निर्माण करता है, ठीक है। और कोशिका के कार्यों पर नियंत्रण कौन करता है? डीएनए करता है, ठीक है। और डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? मेनली जो होता है वो डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, और भी ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए क्या होता है भाई? आरएनए डीएनए का भाई मान लो ऐसा, ठीक है। और वीडियो तो हम लोग ये डीएनए आरएनए में, तो डीएनए हम लोगों ने खत्म कर दिया, खलास। अब हमें स्टार्ट करना है आरएनए भाई। सेम प्रोसीजर, वो भी बेचारा 3 शब्दों का, ये भी 3 शब्दों का, 3 अक्षरों का है, शब्द नहीं है। आर एन, कैसे बोले? आर फॉर रेड, एन फॉर क्या होता है? नोज, ए फॉर एप्पल, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। इसकी फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सिंपल है, बहुत छोटी है इसकी। राइबो, आर से राइबो, एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड। हिंदी में होगी राइबो न्यूक्लिकम, इंग्लिश में राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब भाई इधर इसके इन चीजों को, इसमें भैया शर्करा कौन सी पाई जाती है? शुगर को हिंदी में शर्करा बोलते हैं। इसमें शुगर कौन सी पाई जाती है भाई? इसमें पाई जाती है राइबोस। क्या पाई जाती है? राइबोस, शर्करा पाई जाती है। दूसरा भाई बेस, यानी कि भाई नाइट्रोजनी बेस। भाई जब इसमें थोड़े से अलग हो गए। इसमें क्या हुआ भाई? थायमीन जो था वो पहले किसका दोस्त था भाई? एडमिन का दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड है दोनों। लेकिन थायमीन ने एडमिन से लड़ाई कर ली, छोड़ के चला गया। डीएनए तक साथ रहा, आरएनए में छोड़ के चला गया उसको। तो जो थायमीन की जगह पे कौन आ गया भाई? यूरेसिल आ गया। अब यूरेसिल एडमिन का बेस्ट फ्रेंड बन गया। कौन बन गया? एडमिन का बेस्ट फ्रेंड। तो सिंपल सी सेंस, जैसे डीएनए में थायमीन होता है, आरएनए में थायमीन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है? यूरेसिल, ठीक है। इतना ही अंतर है, बाकी के एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन सेम है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर यानी इसकी रचना कैसी होती है? डीएनए की रचना कैसी होती थी? द्विकुंडलित, यानी कि डबल हेलिक्स होती थी। उसकी जो रचना थी वो डबल हेलिक्स की थी। इसमें क्या है? ये एक कुंडली यानी कि सिंगल हेलिक्स। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है भाई? सिंगल हेलिक्स है, सिंगल ही है ना। अब इसका वर्ग क्या होता है? इसका वर्ग क्या होता है भाई? इसका नाम है तो कुछ काम तो करेगा, ऐसे बैठा थोड़ी ना रहेगा। तो इसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण इसका जो मेन वर्क है वो है प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन को बनाना आरएनए का काम होता है। किसका काम होता है? आरएनए का काम क्या है भाई? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन को संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन को बनाना, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया होगा सबको। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। भाई आरएनए की क्या पार्ट? इसके भैया इसकी फैमिली कितने लोग हैं? आरएनए की फैमिली में भाई 3 लोग हैं। एक है भाई एमआरएनए, दूसरे हैं टीआरएनए और चौथे हैं आरआरएनए। भाई ये भी बहुत छोटे छोटे नाम लग रहे हैं। अब इनका क्या काम है? इनका नाम पहले समझ लीजिए। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। क्या नाम है इनका? मैसेंजर आरएनए। भाई ये मैसेज पहुंचाते हैं, यानी कि संदेश वाहक आरएनए। ये इनका हिंदी का नेम है, संदेश वाहक आरएनए। और इंग्लिश में क्या है ये? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए, ओके। अब आता है भाई टीआरएनए। टीआरएनए क्या है? इसका भी नाम होगा। इसका जो काम होता है उसी से इसका नाम भी है। इसका नाम होता है ट्रांसफर आरएनए, यानी कि क्या नाम है इसका? ट्रांसफर आरएनए। और हिंदी में अगर बोले तो स्थानांतरण आरएनए। और ये स्मॉल आरएनए का नाम क्या होता है? इसका जो नाम है वो हमें इसके नाम से मिल गया। इसकी जो फुल फॉर्म है इस वाले आर की, वो इसके नाम से भी मिलती है।
क्या है, राइबोसोमल, यानी कि सिर्फ राइबो तो पहले सीधा, सोमल और लगा लो अपनी तरफ से, क्या बन गया, राइबोसोमल आरएनए। इसका क्या काम होता है भाई, इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। आप सबके काम समझ इसको। एमआरएनए क्या करता है, पहचान करता है, इसकी पहचान करता है, जो 20 अणु पाए जाते हैं उनमें से 10 हानिकारक भी होते हैं और 10 लाभदायक होते हैं। तो ये उनमें से सबको छांटता बीनता है, भाई ये अच्छा इंसान है, ये खराब इंसान है, ये हमारे शरीर को फायदा देगा, ये हमारे शरीर को नुकसान देगा, ये उसको छांटता है। इसने भाई पहचान कर ली, अच्छे अच्छे इसने उठा लिए कटोरी, चल दिया भाई अपने भाई के पास, टीआरएनए के पास, यानी कि ट्रांसफर आरएनए के पास पहुंच गई। इसने जाके दे दी, भाई जल्दी जा तू भाग, अब और भी आ रहे मुझे उनको भी देखना है। इसको पकड़ाया टीआरएनए को और खुद भाग गया। अब भाई सारा जो दारो मदार था वो उसके ऊपर आ गया, टीआरएनए को उसकी टेंशन में, भाई मुझे क्या करना है। याद आया ये मेरा काम था भाई, क्या मेरा काम था भाई, परिवहन करना, यानी कि एक चीज को दूसरी, मतलब ट्रांसफर करना, चीज को ट्रांसफर करना, स्थानांतरण करना, यानी दूसरे को देना या फिर उसको जगह पे पहुंचाना जहाँ पे प्रोटीन, सिंपल से अपने किचन तक पहुंचाना है इसको। इसने जो फल दिए इसको चुन के, इसने सब्जी दी है इसको, ठीक है, सब्जी इसको अपने किचन तक पहुंचानी है, ठीक है। टीआरएनए भाई चल दी, काम क्या था, पहुंचाना, उसकी सुव्यवस्थित जगह पे उसको पहुंचाना। ये भाई पहुंच गया आरएनए के पास, ये लीजिए अपनी सब्जी बनाओ, काटो छीलो, जो करना तुम्हें करो। आरएनए का क्या काम है, निर्माण, यानी कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, आरएनए में, यानी कि राइबोसोमल आरएनए में निर्माण होता है। किसका, प्रोटीन का निर्माण होता है, आरएनए में प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। ओके, सब हो गया आरएनए के बारे में। ये सारी इधर की आप पूरा ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा ये बना लीजिए। उसमें कुछ समझाने के लिए है ही नहीं, जब सिंगल बॉन्ड है, और इसमें क्या है, सभी जो होते हैं सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड ही रहता है इनमें, डबल और ट्रिपल नहीं होता, एक ही रास्ता है इनकी, ठीक है। अब आरएनए के कार्य सुन लो भाई, ठीक है। पहले सोच लो आरएनए पाया कहाँ जाता है। भाई जो आरएनए होता है वो कोशिका द्रव में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, ठीक है। अब आरएनए के कार्य, यह काम तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, तो उसका सबसे मेन क्या काम था, मैंने यहाँ पे बताया, वर्क प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, आरएनए करता है, ठीक है। फिर कुछ विषाणु जो होते हैं उनमें जो आरएनए होता है ना, ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, ठीक है। जैसे कि मनुष्यों में जो होता है वो डीएनए काम करता है, आनुवांशिक लक्षणों को आदान प्रदान करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, वो डीएनए का कार्य होता है। और आरएनए भी एक तरह से एक आनुवांशिक पदार्थ है, परंतु सभी में नहीं, कुछ विषाणुओं में, ठीक है। अब वो विषाणु कौन से हैं, ये बहुत नाम सुना भी होगा लोगों ने, HIV वायरस, जिससे एड्स की बीमारी होती है, उसका जो वायरस होता है उसे क्या बोलते हैं, HIV वायरस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है हीमो इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है, HIV वायरस की। तो HIV वायरस में भी आरएनए एक आनुवांशिक लक्षण, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। कौन करता है, आरएनए। और दूसरा होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, उसमें भी आरएनए यही आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, ठीक है। उम्मीद करते सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इनकी डेफिनेशन और एक बार समझा देती हूँ, आप नोट कर लो उनको, ठीक है। इनकी जो डेफिनेशन है तीनों की, वो नोट करने वाले इस बता देती हूँ साइंस की लैंग्वेज में, तो मैंने अभी तक समझाया आपको। इन तीनों की जो डेफिनेशन होती है ज़्यादातर आ जाती है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती है, ठीक है। तो mRNA की फुल फॉर्म क्या होती है, इसे हम संदेश वाहक आरएनए भी कहते हैं, ठीक है। यह कोशिका में 2 से 4% पाया जाता है, यानी कि 2 to 4% पाया जाता है। क्या, mRNA कोशिका में 2 यानी कि 2 से 4% तक पाया जाता है। क्या, mRNA किसमें पाया जाता है, कोशिका में। अब भाई tRNA, यह कोशिका में 16 से 18% तक पाया जाता है। कितने परसेंट तक पाया जाता है, 16 से 18% तक पाया जाता है। यह जो होता है ये अमीनो अम्ल का लाने का काम करता है, यानी कि जो अमीनो अम्ल होते हैं उसको लाने का कार्य कौन करता है, टीआरएनए कार्य करता है, ठीक है। इसे हम स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। अब आरआरएनए, इसका कार्य क्या होता है, यह कोशिका में 70 से 80% पाया जाता है। कितना पाया, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आरआरएनए, ठीक है। ये 70 से 80% पाया जाता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, ये चीज मैंने बताई हुई थी, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इन्हें हम
ठीक है, सब हो गया, सबको समझ में आ गया, बस खत्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा इसका एक बार आप, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।